सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वस्थ और सुखी जीवन की शुभकामनाओं के साथ मैं RS विश्वकर्मा, प्राध्यापक पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से। आज हम चर्चा करेंगे MA सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पर, जैसा हम पहले से भी चर्चा करते चले आए हैं और अब इस चर्चा को विराम देना पड़ेगा, इसलिए बहुत लंबा टॉपिक है। पंडित नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी, या इसको हम दूसरे शब्दों में विश्व शांति के संबंध में पंडित नेहरू के विचार, इन्हीं बातों को और आगे बढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं और हम अभी तक के अध्ययन के बाद हम ये जाने कि भारत के राजनीतिक चिंतन के मसीहाओं में से पंडित नेहरू का बड़ी स्थान है। पंडित नेहरू वह पहले ऐसे शासक और राजनेता थे जिन्होंने अपने जीवन काल में लगभग दोनों विश्व युद्ध, यानी प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 और सेकेंड वर्ल्ड वार 29 से 45 तक के घटनाक्रम को लगभग प्रत्यक्ष आंखों से देखा था या सक्रियता से उन पर जो है उनका अवलोकन किया था। इन घटनाओं का विश्व की व्यवस्था पर, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मानवीय व्यवस्था हो, सभी पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि दुनिया तबाही के कगार पर जो है पहुंच गई। और इन युद्धों की जो विभीषिका थी वो इतनी भयानक थी कि मानव समुदाय या मानव जीवन के लिए किसी भी सामान्य स्थिति में जीवन यापन करना या जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो गया। और इन युद्धों में जो अस्त्र और शस्त्रों का जो प्रयोग हुआ और जो जनधन की हानि हुई, उन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोगों ने दुनिया को कई प्रकार की तबाहियों के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया। तो स्वाभाविक है कि विश्व के इन युद्ध की घटनाओं से हमारा भारत भी अछूता नहीं रहा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले भी बताया था, सेकेंड वर्ल्ड वार में चूंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी और उस ब्रिटिश हुकूमत ने बिना भारतीय नेताओं को विश्वास में लिए, बिना भारतीयों के विचार विमर्श या बिना परामर्श लिए भारत को भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में झोंक दिया, यानी युद्ध में संलग्न कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। भारत मित्र राष्ट्रों की ओर से शांति प्रयासों के तहत शामिल तो होना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों को विश्वास में दे, भारतीय नेताओं को विश्वास में दे, और उसके परिणाम स्वरूप हमको कुछ ऐसा ब्रिटिश सरकार की ओर से कुछ ऐसा आश्वासन मिले या युद्ध के बाद कुछ ऐसा लाभ मिले जो भारत के लिए स्थायी होने वाला हो या स्थायित्व के लिए जो है वो सहायक हो या उत्तरदायी हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उस सेकेंड वर्ल्ड वार में अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। इस बात का जो प्रतिक्रिया हुई वो भारतीयों के मन मस्तिष्क पर बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और भारतीय नेताओं ने या भारतीय चिंतकों ने या भारतीय विचारकों ने इस स्थिति का हमेशा से विरोध किया या विरोध करते रहे। और 1940-41 के बाद तो उन्होंने अंग्रेजों से जो है वो एक खुली बगावत यानी खुला लोहा लेना शुरू किया कि भारत को जो है इस अंग्रेजी दास्तां से किस प्रकार से मुक्ति दी जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस उस समय जो संगठन बना था उसने भी अपने बैठकों में प्रस्तावों के द्वारा विचार विमर्श के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निश्चय किया और
इस आंदोलन का जो प्रभाव था वो विश्व जनमानस पर या भारतीय जनमानस पर व्यापक रूप से पड़ना तो प्रारंभ हुआ, लेकिन अंग्रेजी सरकार की कुटिल नीतियों के कारण अंग्रेजी सरकार ने भारत के लगभग सभी नेताओं को बंधक बना लिया और उनको अलग अलग जगह पर जो है वो मैंने बंदी बना करके अलग अलग कर दिया। तो इस प्रकार से नेतृत्व जो है वो ढीला तो पड़ा, लेकिन जो जन भावनाएं थी वो चूंकि जागृत हो चुकी थी और यह आंदोलन लगभग चलता रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि भारत भी जो है विश्व की इन गतिविधियों से अछूता नहीं रहा और कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। तो उसमें नेहरू जो उस समय क्योंकि नेहरू नेतृत्व कर रहे थे देश का, तो नेहरू के सामने जो है ये सबसे बड़ी कठिन चुनौती थी कि भारत को भी इन अंतर्राष्ट्रीय कुव्यवस्थाओं से किस प्रकार से बचाया जाए या इन कुव्यवस्थाओं से किस प्रकार से अलग रखा जाए या किया जाए। इसी संबंध में आज हम कुछ नेहरू के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। मैं उसमें थोड़ा सा इसी बात को और आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अंतर्राष्ट्रवाद से मतलब है भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों या विश्व की व्यवस्था से परिचित होना या विश्व की व्यवस्थाओं को प्रभावित करना या प्रभावित होने से जो है वो अपने को बचाना। उसमें नेहरू की क्या भूमिका थी वही मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। पंडित नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद उनके द्वारा प्रतिपादित मानवतावादी राष्ट्रवाद का ये उत्पाद है यानी विचार है जो समस्त विश्व मानवता के प्रति श्रद्धा और सम्मान पर आधारित है। इसका चरित्र अनिवार्य रूप से सृजनात्मक और लोक कल्याणकारी है। उसके इसी रचनात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए स्वयं श्री नेहरू का यह कहना था कि यह सहिष्णु और सृजनात्मक राष्ट्रवाद है जो अपने में और अपनी जनता की प्रतिभा में आस्था रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने वाली विश्व व्यवस्था की स्थापना में अपनी विशेष और रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करता है या निभा रहा है। इस प्रकार नेहरू राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रवाद का एक सहयोगी या पूरक मानते रहे हैं तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और सहयोग के विकास के लिए परम आवश्यक समझते रहे हैं। अतः पंडित नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद एक नकारात्मक स्वरूप नहीं बल्कि एक शांतिवादी एवं युद्ध विरोधी चरित्र का निर्माण करता है। एक सकारात्मक रूप से विश्व मैत्री और सहयोग का संदेश वाहक है क्योंकि उनकी यह मान्यता थी कि आधुनिक समय में विश्व ने जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की है उसके फलस्वरूप विश्व राष्ट्रों की सीमाएं स्वतः टूट गई हैं और उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। पंडित नेहरू ने अपने शब्दों में किसी सम्मेलन में ये कहा था कि विश्व का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय है, बाजार अंतर्राष्ट्रीय, व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय है, परिवहन अंतर्राष्ट्रीय है। फलतः आज विश्व का कोई भी राष्ट्र वास्तव में पूर्ण स्वावलंबी नहीं बन सकता जब तक कि वह इस अंतर्राष्ट्रवाद का एक अंग न हो जाए। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः पंडित नेहरू के अनुसार राष्ट्रीयता ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीयता आधुनिक विश्व की एक बहुत ही महती आवश्यकता बन गई है जिसे विकसित किए बिना न विश्व में शांति स्थापित की जा सकती और न ही विश्व का सहयोग और मैत्री की कल्पना की जा सकती। इस प्रकार पंडित नेहरू के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता विश्व मानवता के अस्तित्व और विकास के लिए एक अनिवार्य वस्तु बन गई जिसे मूर्त रूप देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना परम आवश्यक हो गई। अतः इस आवश्यकता का अनुभव करते हुए उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक स्थान पर लिखा है, यद्यपि मैं भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन करता हूँ किंतु मैं ऐसा सच्चे राष्ट्रवाद के आधार पर ही करता हूँ। हम भारत के लोग एक विश्व व्यवस्था की स्थापना में सहर्ष सहयोग देंगे और एक सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के अस्तित्व के लिए दूसरों के साथ
मिलकर, दूसरों के साथ यानी विश्व व्यवस्था के साथ मिलकर एक सीमा तक अपनी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय संप्रभुता का परित्याग करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है जब विश्व के भारत सहित विभिन्न राष्ट्र शांति और स्वतंत्रता के आधार पर संगठित हों। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस विश्व की व्यवस्था में न कोई एक देश का बल्कि समस्त देशों का एक समान सहयोग होना चाहिए हर प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में। नेहरू का यह कथन स्वतः अंतर्राष्ट्रवाद के विकास हेतु जहां एक और भारत सहित विश्व के सभी पराधीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता की आवश्यकता को प्रतिपादित करता है, वहीं दूसरी ओर उसे विश्व मानवता के कल्याण की एक आवश्यक स्थिति में ला करके खड़ा करता है। इस प्रकार से पंडित नेहरू के इस अंतर्राष्ट्रीय चिंतन की मुख्य मान्यता यह थी कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद परस्पर प्रतिकूल प्रवृत्तियां नहीं वरन एक दूसरे की सहायक और समर्थक प्रवृत्तियां हैं तथा बिना सही ढंग से राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रवाद होना संभव नहीं है। ऐसा सच्चा राष्ट्रवाद आधारित अंतर्राष्ट्रीयवाद होना सभी देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर अनिवार्य रूप से आधारित होना चाहिए, तभी वह विश्व कल्याणकारी रूप ग्रहण कर विश्व शांति, सहयोग और मैत्री की उस भावना को जन्म दे सकता है जो एक न्यायनिष्ठ विश्व व्यवस्था के मूल आधार की भूमिका का सफल निर्वहन कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर उसका आशय ये है कि वर्तमान जो विश्व व्यवस्था है उस विश्व व्यवस्था में कोई भी एक देश परिपूर्ण और समर्थ नहीं है, क्योंकि ये जो आवश्यकताएं हैं जैसे बाजार का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका, व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी, शांति और सहयोग ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक आवश्यक भाग या अंग हो सका। उस विश्व व्यवस्था में अगर सभी देशों का परस्पर सहयोग नहीं होगा तो कोई भी एक देश ऐसा करने में समर्थ या सक्षम नहीं होगा। राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद की इस समन्वयकारी प्रवृत्ति के लिए पंडित नेहरू स्वतः प्रयासरत थे और इसके लिए उन्होंने महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर के समन्वयात्मक विश्ववाद एवं महात्मा गांधी के विश्व बंधुत्व भाव से प्रेरित और प्रभावित हुए। यद्यपि पंडित नेहरू स्वयं एक मौलिक और समर्थ चिंतक थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी उनका यह समन्वयात्मक चिंतन इन दोनों महान व्यक्तियों माने गांधी का दर्शन और रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन, इन दो महान व्यक्तियों तथा भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, ये बड़ा अच्छा भारत का दृष्टिकोण है वसुधैव कुटुंबकम का। इसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि उदात्त आदर्श पर आधारित था तथा सह अस्तित्व पर आधारित जियो और जीने दो, बस थोड़ा सा जियो और जीने दो उसका मूल स्वर था। यानी कि आप इस विश्व व्यवस्था में स्वतः जो है सब कुछ नहीं है, जिस प्रकार से आपको अपना जीवन चाहिए उसी प्रकार से अन्य समुदाय को भी, अन्य राष्ट्रों को भी, अन्य व्यक्तियों को भी इस प्रकार का जीवन चाहिए। यद्यपि यह अंतर्राष्ट्रीय चिंतन की पृष्ठभूमि उनके मस्तिष्क में भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व ही बन चुकी थी। जैसा कि मैंने बताया कि जो दो विश्व युद्धों का प्रभाव था वो नेहरू स्वयं देख चुके थे, लेकिन उसको मूर्त रूप देने का अवसर उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री, यानी जब तक नेहरू रहे तो थोड़ा एक दो कार्यकाल छोड़ के बाकी वो उनके पास जो है विदेश विभाग वो स्वयं रखते थे अपने पास, विदेश मंत्री के रूप में कार्य करने पर प्राप्त हुआ। स्वतंत्र भारत की उनके द्वारा निर्धारित विदेश नीति का यह एक आधारभूत सिद्धांत था जिसका प्रगटीकरण दो रूपों में होता है। पहला रूप इसका क्या है? गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का अनुसरण करना, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का अनुसरण करना और संचालन के माध्यम से इसको साकार रूप देना। तथा दूसरा है पंचशील
के सिद्धांतों के प्रतिपादन के माध्यम से यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नेहरू के समय में विशेष रूप से परिपक्व या मजबूत हुई। मैं थोड़ा सा इसमें और बताना चाहता हूँ, बस 2 मिनट और। जब हम पढ़ते हैं गुटनिरपेक्षता, तो गुटनिरपेक्षता का से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे भारत की जो है ये गुटनिरपेक्षता एक मूल भावना रही है विदेश नीति की। उस गुटनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया या विश्व जो है लगभग 2 गुटों में बढ़ चुका था। एक तरफ जबरदस्त साम्यवाद था जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे रसिया है, चाइना है और भी जर्मनी भी वगैरह जो देश हैं ये साम्यवाद से प्रभावित है, और दूसरी तरफ जो है वो पूंजीवाद या पूंजीवादी देशों का वर्चस्व था जिसका नेतृत्व अमेरिका सहित कनाडा और अन्य देश कर रहे थे। आजाद भारत के पास ये बहुत बड़ी समस्या थी कि इन दोनों गुटों में से भारत किसके साथ हो, किसका पिछलग्गू बने या किसका अनुसरण करे कहने थे। लेकिन भारत की उस समय की जो स्वतंत्र विदेश नीति थी, उस विदेश नीति के जो प्रतिपादक थे, जो समन्वयक थे या जो संचालक थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू ने अपने विवेक और भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन दोनों गुटों से अलग रखने का एक प्रयास किया कि भारत ना तो पूंजीवाद का खुलकर समर्थन करेगा और ना साम्यवाद का विरोध करेगा, और ना भारत साम्यवाद का समर्थन करेगा और पूंजीवाद का विरोध करेगा, बल्कि दोनों के बीच की एक जो सामंजस्य की स्थिति है, यानी दोनों गुटों से अलग रह करके एक बीच की जो व्यवस्था है, यानी गुटनिरपेक्षता, अर्थात कहने का मतलब कि भारत खुल करके अगर पूंजीवाद कहीं भी गलत करता है या किसी राष्ट्र का हित या पक्ष पोषण करता है या उपनिवेशवाद का समर्थन करता है तो उसका भारत मुखर विरोध करेगा, और अगर साम्यवादी व्यवस्था इसी प्रकार का कोई अनुसरण करती है तो भारत उसका भी विरोध करेगा। साथ ही साथ ये जितने भी नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र थे, ये अपने उत्थान के लिए, अपने पर्याप्त विकास के लिए इन दोनों गुटों का सहयोग जो है लेना आवश्यक समझेगा, यानी दोनों गुटों से संबंध बना करके और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करेगा। इसी भावना को जो है हम गुटनिरपेक्ष यानी असंलग्नता की नीति कहते हैं। तो ये नीति हमारे भारत के विदेश नीति का एक प्रमुख आधार रही है, एक बेस रही है, और पंडित नेहरू के नेतृत्व में तो एक बड़ा गुटनिरपेक्ष संगठन बना और जो काफी समय तक यानी 90 या 96 के दशक तक जब जो है सक्रिय था। उसके बाद जब से 90 के बाद जब से साम्यवाद का अस्तित्व खत्म हुआ और शीत युद्ध थोड़ा सा धीमा पड़ा या शीत युद्ध का प्रभाव जो है वो क्षीण होना शुरू हुआ, तब से ये थोड़ा सा कमजोर पड़ी। लेकिन मैं बताना ही चाह रहा था आप लोगों को, इस अंतर्राष्ट्रवाद हम पढ़ रहे हैं, उस अंतर्राष्ट्रवाद में भारत की ये जो 2 नीतियां हैं, उसी तरह एक पंचशील मतलब 5 सिद्धांतों का एक नैतिक नियमावली कि भारत और चीन के बीच में जो ये एक समझौता हुआ था, यानी जो एक परस्पर सहयोग बनने की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी प्रक्रिया, उसमें ये पंचशील मतलब 5 सिद्धांतों से किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, किसी की प्रभुसत्ता का सम्मान करना, किसी के हस्तक्षेप में दखल न देना, ये तमाम जो 5 उसके सिद्धांत थे, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर भारत की विदेश नीति कायम रही। और इन्हीं भारत की अच्छी साफ सुथरा और सांस्कृतिक नीतियों के कारण ही पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत विश्व व्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण और प्रभावी स्थान बना पाया, और इस महत्वपूर्ण स्थान में भारत को पूंजीवादी देशों का भी और साम्यवादी देशों का भी सहयोग और समर्थन मिलता रहा। अच्छा, ये सहयोग और समर्थन उस समय आवश्यक भी था क्योंकि भारत नवोदित आजाद हुआ था और उसको इन दोनों गुटों का सहयोग आवश्यक था। इस प्रकार से नेहरू का जो अंतर्राष्ट्रवाद के जो विचार थे वो बड़े सशक्त, परिपक्व और मजबूत रहे, और जिसको उन्होंने अपने नीतियों से, अपने कार्यक्रम से, अपनी विदेश नीति से विश्व स्तर पर उसको स्थापित करने का प्रयास किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया बहुत हद तक
तृतीय वर्ल्ड वार से या छोटे छोटे गुटी युद्धों से जो है वो दूर रही और भारत का जो है विकास सर्वोत्कर्ष होता रहा। इसके एक आध पॉइंट अगर आप लोग और चाहें मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार रही है। विश्व शांति उसका एक मूल अंग रहा है और सकारात्मक प्रतिक्रिया, सकारात्मक प्रतिक्रिया माने चाहे वो पूंजीवाद हो चाहे वो साम्यवाद हो, इन दोनों के प्रति भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट रहा। सह अस्तित्व यानी परस्पर सहयोग की नीति इसका आधार रही और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सफल संचालन या सफल नेतृत्व भारत ने किया और इस प्रकार से पंडित नेहरू का जो अंतर्राष्ट्रवाद है वो जबरदस्त मजबूत और परिपक्व रूप से दुनिया के सामने उभर पाया और जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत का स्थान विश्व की व्यवस्था में प्रमुख बना रहा है और अभी भी बना हुआ है। अगले पीरियड में हम सिर्फ नेहरू के अध्याय को खत्म करेंगे, पंडित नेहरू के विचारों का योगदान या मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे चौथी इकाई।